नमस्कार, मी दीपक पाठक आणि तुम्ही पाहतात आझाद मराठी. आपण पाहतोय की गुन्हेगारीचं प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणावरती वाढत चाललेलं आपल्याला दिसतंय. गुन्हेगार किती जरी हुशार असला तरी आपल्या ज्या तपास यंत्रणा आहेत तर त्या बहुतांश वेळा तरी गुन्हेगाराला शोधून काढतातच. मात्र खरा गुन्हेगार कोण हे शोधणं तपास यंत्रणेच्या समोर एक अतिशय मोठं चॅलेंज असतं. अनेकदा रक्ताचा एखादा थेंब, एखादा केस, एखादा बोटाचा ठसा याच्या माध्यमातून गुन्हेगारापर्यंत पोहोचलं जातं. परंतु हे सगळं ज्या विभागामार्फत आयडेंटिफाय केलं जातं तर तो विभाग असतो फॉरेन्सिकचा. बरोबर. एखादा जर मेजर क्राईम घडला, जसं मर्डरसारखा जर क्राईम घडला तर त्या गुन्ह्यामध्ये किंवा त्या गुन्ह्याचा जो तपास आहे तर त्या तपासामध्ये वेगवेगळ्या पोलिसांच्या विंग्स ॲक्टिव्ह होतात आणि गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार त्या सगळ्या विंग्स मिळून खरा गुन्हेगार कोण आहे ते शोधून त्याला शिक्षा मिळेपर्यंत सगळं काम करतात. याच्यामध्ये फॉरेन्सिक विभाग हा देखील एक महत्त्वाचा रोल बजावत असतो आणि हा विभाग नेमका कशा पद्धतीनं काम करतो हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. माझ्यासोबत फणींदर BN हे फॉरेन्सिक एक्सपर्ट आहेत, ज्यांची स्वतःची लॅब आहे आणि ते या सगळ्या क्षेत्रामध्ये गेले 18 साल आप काम कर रहे हो. सही है. तो पिछले 18 सालों से फणींदर सर काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में. तो हम उनसे बात करेंगे और कई सारे ऐसे केसेस के बारे में इस इंटरव्यू में बात करेंगे जो कि पहले लग रहा था कि आरोपी कोई और है, लेकिन बाद में फॉरेंसिक टीम के मेहनत की वजह से आगे जाके सामने आया कि ये बंदा नहीं है तो दूसरा बंदा इसमें आरोपी है या फिर इसने क्राइम किया है. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. हमने कल भी बात किया था और आपने हमें अच्छे से बताया कि किस प्रकार से जो हिंसा होती है सार्वजनिक ठिकानों पर, तो भीड़ के द्वारा की गई हिंसा में हम किस प्रकार से आप फॉरेंसिक के माध्यम से काम करते हो ये आपने बताया. तो आज हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के बारे में ही बात करेंगे. पहले आपका परिचय दीजिए एक बार. ठीक है. मेरा नाम फणींदर है. मैं क्लू फॉर एविडेंस फॉरेंसिक लैब का डायरेक्टर हूँ. पिछले 18 साल से फॉरेंसिक इंडस्ट्री में बहुत सारा केसेस में इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में गवाही भी देके बहुत सारा केसेस में कन्विक्शंस भी हम लिए हैं. सो इन दिस केस फोरेंसिक्स इज समथिंग विच इज टू बी सपोर्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस टू द कोर्ट ऑफ लॉ. सो ये प्रिंसिपल में हम काम कर रहे हैं. जी सर, पुलिस में भी जैसे हम मान लेते हैं कोई पुलिस डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर भी कई सारे विंग्स रहते हैं. वैसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में विंग्स रहते हैं क्या? देखिए, फोरेंसिक्स का जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी है. फोरेंसिक्स एक्सपर्ट, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी मतलब कुछ एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है. मतलब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. ठीक है. उसके अंदर बहुत सारा सब डिविजन्स होता है जी. मानिए एक क्राइम सीन में आपको कोई रेड कलर का लिक्विड मिल गया. आपका प्रश्न क्या होगा? ये क्या है? सो प्रश्न होगा ये ब्लड है या नहीं. सही. उसको आप फोरेंसिक लैब भेज देते हैं. फोरेंसिक लैब में कौन सा डिवीजन में भेजते हैं आप, वो बिकम्स अ क्वेश्चन. आप ये रेड कलर लिक्विड को जो है आप फिंगरप्रिंट ब्यूरो को नहीं भेजते हैं जी. इसको डॉक्यूमेंट लैब में नहीं भेजते हैं जी. डिजिटल लैब में नहीं बेचते हैं, आप बेचते हैं उसको DNA या बायोलॉजी लैब में. सही. मतलब सैंपल जो है वो बायोलॉजिकल नेचर है, इसलिए फोरेंसिक लैब में बायोलॉजी डिवीजन होता है. उधर के लिए ये सैंपल रवाना हो जाएगा. मान लीजिए वही क्राइम सीन में एक लिखा हुआ पेपर भी मिल गया आपको, उसको भी आपको फोरेंसिक लैब भेजेंगे, लेकिन फोरेंसिक लैब में डॉक्यूमेंट डिवीजन होगा. वो पेपर का जो सैंपल है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट लैब में जाएगा. मान लीजिए यही क्राइम सीन में एक मोबाइल भी मिल गया जी. उसको डिजिटल फोरेंसिक लैब में भेजा जाएगा. फिंगरप्रिंट मिल गया जी. फिंगरप्रिंट ब्यूरो के लोग आएंगे, उसका फोटोग्राफ लेके उसको करेंगे. ये डेड बॉडी जो है उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा. हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको पोस्टमार्टम करेंगे जी. वो भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ही है जी. ठीक है. सो ऐसा एक फोरेंसिक केस में, एक इन्वेस्टिगेशन केस में एविडेंस के हिसाब से, नेचर ऑफ एविडेंस के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट को ये सैंपल्स भेजा जाएगा.
इसीलिए फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी जो है दैट इज अ ओवरऑल सेटअप। लेकिन हर फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में फिजिक्स डिवीजन, केमिस्ट्री डिवीजन, टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन, आई मीन टॉक्सिकोलॉजी एंड सेरोलॉजी डिवीजन, डिजिटल फोरेंसिक डिवीजन, डॉक्यूमेंट डिवीजन, साइकोलॉजी डिवीजन और क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन कोई लैब में होता है। एंड इसके अलावा जो है फिंगरप्रिंट ब्यूरो होता है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ऐसा है कि फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है वो फोरेंसिक लैब के अंदर हर स्टेट में नहीं आएगा। अच्छा, ओके। फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है दैट कम्स डायरेक्टली अंडर द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। वो पुलिस डिपार्टमेंट का एक विंग बना जाएगा। लेकिन फोरेंसिक लैब जो है हर स्टेट में वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आएगा। दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब स्टेट का जो होम मिनिस्ट्री होता है ना, उसके अंडर में वो फोरेंसिक लैब सेटअप आता है। इन सम केसेस, इन सम स्टेट्स, फोरेंसिक लैब्स कम्स अंडर द पुलिस सेटअप ऑल्सो। ये तो स्टेट मामला है, ओके, इट्स नॉट अ सेंट्रल अफेयर, इट्स अ स्टेट अफेयर। बिल्कुल। सो फॉर दिस रीजन कई स्टेट्स में पुलिस के अंदर फोरेंसिक लैब होता है, कई स्टेट्स में डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके अंडर वो फोरेंसिक लैब का सेटअप होता है। इंडिया में कब से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो शुरू हुआ और अभी किस हालात में? हाँ, इनफैक्ट फोरेंसिक प्रैक्टिसेस इज वेरी ओल्ड प्रैक्टिसेस, ओके। इनफैक्ट आई जस्ट स्लाइटली डाइवर्टेड माई एक्सप्लेनेशन अर्लियर। फोरेंसिक प्रिंसिपल्स जो है वो बहुत पुराना प्रिंसिपल्स है। लेकिन मेरी जानकारी में है कि चाइना में सबसे पहली इसके रिगार्डिंग एक बुक मिली थी ना, मतलब डॉक्यूमेंटेड चीज आपको कहीं मिला होगा, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिस जो है जी वो पहले से है, बहुत पुराना है जी। ओके, देयर आर मेनी 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 ओल्ड प्रैक्टिसेस। मतलब हम अकबर बीरबल का सुन लेते हैं जी, तेनाली रामकृष्ण का जी पढ़ लेते हैं जी, ठीक है, वो सब क्या है? हाउ वाज तेनाली रामकृष्ण या बीरबल वो सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ केसेस विद देम? क्या करते थे वो सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज करते थे, तर्क। मतलब कॉमन सेंस ऐसा था कि अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स को वो रखते थे। अच्छा, वो अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स क्या होता है? साइंस होता है। अच्छा, ठीक है, उस दिन कोई उसको नाम नहीं दिया कि वो साइंस है। अच्छा, आज हम उसको साइंटिफिक अप्रोच या साइंस करके एक नाम देके बुलाते हैं बस। लेकिन जो अप्रोच था फुल प्रूफ, अगर आप करो या मैं करूं रिजल्ट तो वही निकलेगा जी। वो तर्क जो है वो तब से हम देखे हैं, हर स्टोरीज में देखे हैं, ओके, हर एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन में हम सुने हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेड थिंग्स कुड हैव बीन फाउंड इन द रिसेंट डेज इन सम अदर कंट्री। लेकिन इंडिया में द फर्स्ट फोरेंसिक लैब, if I'm not wrong, was set up in Kolkata. जी, 1952 I guess. Yeah. In during the even before that, मतलब the Britishers जी, also had a setup of the forensic approach in India, and in Shimla was the first GEQD was set up. okay, GEQD का मतलब Government Examiner of Questioned Documents. डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिनेशन करने के लिए एक अलग सा विंग सेटअप कर दिया था। सो इसका मतलब ये है कि अलग अलग जो अप्रोचेस दिए थे वो फोरेंसिक लैब को एक नाम देना, ऑफिशियल सेटअप पे लाना, ऐसा बहुत अलग अलग तरीके में हुआ है। लेकिन इफ यू आस्क मी व्हिच वाज द फर्स्ट फोरेंसिक लैब, इट वाज इन कोलकाता 1952. नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टाइम एज वेल। ओके, कोई भी अगर मतलब मर्डर की घटना होती है या फिर ऐसा कोई क्राइम जो घटता है तो वहाँ पर जो पहला हाफ एन आवर है या फिर पहले ये घटना होने के बाद के कुछ जो मिनट है वो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कितने इम्पोर्टेंट है? Not just forensic science, but time is the essence of investigation. कोई भी इन्वेस्टिगेशन में टाइम इज द एसेंस। अगर जितना जल्दी आप वो क्राइम सीन को अप्रोच करते हो उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने का बहुत प्रोबेबिलिटीज है। अच्छा, लेकिन फोरेंसिक साइंस में ना इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट नेचर ऑफ क्राइम इज दैट। अच्छा, ओके, हर क्राइम सीन में अगर मान लीजिए एक लॉकर खुला है, उसमें से जो ज्वेलरी था
वो चोरी हो चुका है। जी। ठीक है, अगर इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना है, फोरेंसिक टीम को बुलाना है, एविडेंसेस क्या क्या होता है? फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट रहेगा, कोई सीसीटीवी वगैरह है क्या, ओके। सो या फिर कोई आई विटनेस है क्या? हाँ, अगर सीसीटीवी का एविडेंस मान रहे हो, 30 दिन तक उसका साइकिल हो सकता है। 30 दिन में आप कभी भी उसको उठा सकते हो। अगर फिंगरप्रिंट को आप देख रहे हो, आराम से इन द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ओके, 10-15 दिन तक वो फिंगरप्रिंट हो सकता है। इन दिस पीरियड यू कैन टेक द फिंगरप्रिंट एनी टाइम। अच्छा। सी, द क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव टू नेचर ऑफ एविडेंसेस टू बी एग्जामिन्ड इन अ गिवन केस। अगर सैंपल्स बायोलॉजिकल है तब उसको सिक्योर करना है तुरंत। आई मीन इट्स नॉट अबाउट हाउ सून आप उसको एग्जामिनेशन में भेज देते हो। अच्छा। क्वेश्चन है हाउ सून आप उसको सिक्योर कर लेते हो। सिक्योर करने के बाद Secure करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, सिक्योर करना एक प्रोसीजर है, उसको एग्जामिनेशन में भेजना वो अलग सा प्रोसीजर है। पहली चीज जो है उसको आइडेंटिफाई करना, पैक करना और सिक्योर करना। अब बायोलॉजिकल सैंपल्स को फ्रिज में रखना चाहिए। यू कैन नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट, हीट। ठीक है, फ्रिज के अंदर रख के 3-4 दिन के बाद भी आप बेच सकते हो। ओके, सो एग्जामिनेशन तब हो सकता है। अदरवाइज फॉर इन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, ओके, इमीडिएटली वो मेडिकल एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, वो सब अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग टाइमलाइन होता है, लेकिन इन जनरल टाइम इज द एसेंस फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग फोरेंसिक्स। जी। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का भी बहुत सारा इस्तेमाल आपके डिपार्टमेंट की ओर से भी हो रहा है, लेकिन कई सारे क्रिमिनल भी कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से चैलेंजेस अभी नए उभर के क्या आ रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल क्राइम्स जो है, इट्स अ चैलेंज बाय इटसेल्फ फॉर वन मेजर रीजन। जो हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टूल्स यूज कर रहे हैं ना जी, those tools are not typically which is required for today's investigation। मतलब ये है, देखिए हमारा मोबाइल मान लेते हैं, पहला चीज टेक्नोलॉजी हम मोबाइल में देखते रहते हैं जी। हर 15 या 20 डेज में एक अपडेट आ जाता है। ओके, सही। वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होके इंस्टॉल भी हो जाएगा। मतलब डिवाइस को जो ऑपरेशन जो है हर 20 दिन हर 30 दिन में हो रहा है। लेकिन उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं वो क्या करेगा? मान लीजिए आज August 1, आज एक पैच आ गया एंड्रॉयड का नया वाला अपडेट। आज से ये जो इन्वेस्टिगेशन का टूल्स होता है ना, वो टीम आज से बैठेगा। ओके। बैठ के ये जो अपडेट हुआ है ना उसको कैसे तोड़ना है, अच्छा, इसको कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है करके वो आज से काम शुरू करेंगे। मान लीजिए 20-30 तक they become successful. We are able to crack Android version so and so. तब तक आपका जो फोन है it would have upgraded. जी। Okay. सही। So the investigation का जो tools है that is backward at least 2 generations. ओके। टेक्नोलॉजी जो है that is upgrade every day. जो क्राइम करेगा ना वो आज का टेक्नोलॉजी यूज करके क्राइम करता रहता है। जी। उसको इन्वेस्टिगेट करने का जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है, वो 2 जनरेशन पुरानी कम से कम। अच्छा। ओके, इसीलिए टाइम लग जाता है इन्वेस्टिगेशन। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, मतलब टेक्निकल चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सही। अच्छा जी, आपने अभी तक कितने केसेस पर काम किया? लगभग 10,000 प्लस केसेस। 10,000 अक्रॉस इंडिया? हाँ, अक्रॉस इंडिया जी। इन डिफरेंट डोमेन्स। तो कई सारे ऐसे केस रहे होंगे आपके ज़िंदगी में जो आपके करियर में कई उनकी बहुत अहमियत रही होगी कि आपकी वजह से कईयों को जस्टिस मिला होगा, कई अपराधी आपके वजह से जेल में सड़ रहे होंगे, सलाखों के पीछे गए होंगे। आपके करियर में सबसे वैसे झकझोर कर रखने वाला कोई अगर केस है तो उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? आई कैन डिस्कस 2 कैटेगरीज ऑफ केसेस। एक कैटेगरी होता है पुलिस केसेस का या कोर्ट केसेस का। जी। दूसरा जो कैटेगरी है वो बहुत बड़ा कैटेगरी है। जो केसेस पुलिस को रिपोर्ट नहीं होता है, कोर्ट में नहीं आता है, विच गेट्स एडजुडिकेटेड इन द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जी। या फैमिली सेटलमेंट्स। ये 2 तरीका का केस है ना। जी। जी। वो आपको कहीं पे रिपोर्ट भी नहीं होता है,
किसी और को पता भी नहीं होता है। जी पहले मैं आपका पहले प्रश्न को आंसर कर देता हूँ। जो हमारा इन्वॉल्वमेंट में से कोई इनोसेंट को एक्विटल हो या कोई क्रिमिनल को सजा हुआ है, probably I'll take this case of a suicide note ओके examination. Back in 2011 शायद मेरा अर्ली डेज का वो प्रैक्टिस था। एक केस आया था, फोटोग्राफ्स हमको एडवोकेट ने भेजा और हमको पूछा गया था जो लड़की है अपनी लेफ्ट हैंड पर पूरा डेथ नोट लिखे हैंग कर लियो। ओके एंड एडवोकेट आई मीन द फैमिली जो डेथ नोट में लिखा हुआ था ना, मेरा मौत के लिए मेरा हस्बैंड, उसका फादर, मदर, सिस्टर, ग्रैनी जो भी है घर में, पूरा फैमिली का नाम वो डेथ नोट में लिखे वो मर गई। एंड ऑलमोस्ट अराउंड 8 months तक द होल फैमिली वॉज इन जेल। बैक देन इट वॉज नॉन बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल का केस था 498 ड्यूरिंग हैरेसमेंट का। सो आफ्टर अराउंड 6-8 months के बाद एडवोकेट को कुछ शक आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर ये हैंड राइटिंग जो है लड़की की है नहीं, तो मैंने पूछा ठीक है लड़की के सैंपल भेज दो, मुझे देख लेते हैं। वो मुझे एक बुक भेज दी, फोटोग्राफ्स ऑफ कपल ऑफ शीट्स ऑफ द बुक। वो बुक में क्या है, राम नाम और जय राम, जय जय राम, ऐसा कुछ लाइन है। हाँ, वो राम नाम का कुछ लाइन लिखा हुआ था। अगर वो पूरा बुक में आप ढूंढे सिर्फ एक ही लाइन है, ओम राम जय राम करके कुछ है। एग्जामिनेशन ऑफ द हैंड राइटिंग केसेस में क्या होता है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट लाइक्स विथ लाइक्स, मतलब आपको आ मात्रा को आ मात्रा से ही कंपेयर कर सकते हो। बिल्कुल ओके, कैपिटल ऑफ द इंग्लिश राइटिंग को इंग्लिश कैपिटल के साथ कंपेयर कर सकते हो, न्यूमेरिक्स टू न्यूमेरिक्स। इफ दिस इज द प्रिंसिपल, हमको इधर जितना लिखा हुआ है ना वो सब कैरेक्टर्स वो बुक में नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जितना मिला उनमें से मुझे लगा कि ये शायद ये लड़की का हैंडिंग है नहीं, मुझे वो लगा। लेकिन मैं तब वो पूरा FIR देख रहा था उस केस का, मुझे कुछ शक आया। जिसने ये कंप्लेंट दिया है ना उस हैंड राइटिंग से ये हैंड राइटिंग मिल रहा है। अच्छा, वो किसने कंप्लेंट किया, लड़की का जो भाई था, अच्छा, उसने कंप्लेंट किया है। लेकिन मैं एडवोकेट को ये कंफर्मेशन दिया कि आपने जो मुझे प्राइमरी क्वेश्चन पूछे हो कि हैंड राइटिंग लड़की की है नहीं, उसको तो मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट सैम्पल्स। लेकिन इफ आई हैव टू टेल यू, ये हैंड राइटिंग ये FIR का जो कॉपी है ना उससे 100% मिल रहा है। अच्छा, ओके, ही वाज सो सरप्राइज्ड, उसको शक था। लेकिन अभी मेरा वर्बल कंफर्मेशन से ना उसको कुछ कॉन्फिडेंस मिल गया। एंड ही टोल्ड मी गेट अ रिपोर्ट फॉर अस। मैं रिपोर्ट दे दिया, उसके हिसाब से फैमिली को बेल मिल गया। लेकिन उस दिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसने बोला यू आर टेकन अ laboratory experts report, I'll ensure I'll also get a report and get the things parallel. So उन्होंने ये FSL जो गवर्नमेंट FSL होता है उसका भी एक रिपोर्ट आया था। वो रिपोर्ट में ये बोला गया था कि ये हैंड राइटिंग जो है लड़की की है। ओके, मेरा रिपोर्ट बोला था लड़की की है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का जो लैब रिपोर्ट था वो बोलता था कि ये लड़की की है। लड़की के, हाँ। मुझे क्लाइंट फिर से वापस आ गया, वो बोल रहा था ये FSL का रिपोर्ट ऐसा आ गया, हम क्या करें, टाइम दीजिए मैं चेक करके बता देता हूँ। सो तीसरा रिपोर्ट मैंने बनाया, उसमें क्या किया मैंने, जो पूरा रीडिंग जो था वो स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ था जी। ओके, एंड ये जो पॉसिबिलिटी जो है, आप अगर आप खुद लिखना चाहते हो, कैन यू राइट स्ट्रेट ऑन योर हैंड if that question has been asked, okay, it's very difficult, बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको लिखना पड़ेगा हाथ को पूरा ओपन करना पड़ेगा जी, एंड
लिखना शुरू करना पड़ेगा। जी। लेकिन लिखते लिखते क्या होता है ना, थोड़ा वो सा स्लैंट ऊपर नीचे। थोड़ा राइट जी, पे हो जी, जाता है, जी। नहीं तो वो राइटिंग का जो बेसलाइन है ना हाँ, वो बिल्कुल, गिर जाता है। बिल्कुल। वो तो था नहीं उस राइटिंग सैंपल में, वो तो स्ट्रेट लिखा हुआ था वर्टिकल। ऐसा पॉसिबिलिटी सिर्फ ये एक चीज़ में होता है, आपको हैंड को ना बॉडी को ऐसा रखना है, सपोर्ट लेना है बॉडी का, जी जी। तब आप स्ट्रेट लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा रखें इस पार्ट पर, लोअर पार्ट ऑफ द हैंड पर, आप लिख नहीं सकते। जैसे मैं बैठा हूँ तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते? आप लिखेंगे तो राइटिंग सैंपल स्ट्रेट नहीं होगा, गिर जाएगा अगर हाथ ऐसा करके लिखेंगे आप। अच्छा। लेकिन स्ट्रेट लिखना है तो बॉडी को स्ट्रेट करके आपको आराम से लिखना पड़ेगा, तब नीचे लिख नहीं पाते हैं आप। अच्छा, ठीक है। हाँ। बिफोर आई गिव दिस ओपिनियन, मैंने 100 बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया मैंने। उनको हाथ पर लिखने को। हाँ, अगर कोई भी ऐसे लिख सकता है कि नहीं। साइंटिफिक अप्रोच जो होता है, हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे हम। ओके, हमारा जो रिपोर्ट होता है वो साइंटिफिक रिपोर्ट होता है। साइंटिफिक रिपोर्ट तब बनेगा जो एक्सपेरिमेंट्स पर भी आधारित हो। सो मैं सबसे देख 100 सैंपल्स को मैं एग्जामिनेशन किया, कोई भी ऐसा लिख नहीं पा रहे हैं। और हम ये भी मान लेते हैं, मुश्किल से हाथ को बॉडी रख दिया, आराम से एक कैरेक्टर के बाद एक कैरेक्टर वो लिख दिया, नीचे भी वो बहुत कॉन्शियस में लिख दिया, मान लेते हैं। अगर ऐसा है चीज़, हाथ को जब आप ऐसा करेंगे ना, स्किन स्ट्रेच होगा, स्प्रेड होते हैं। स्किन स्ट्रेच होगा, राइटिंग ना थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए जी, हमको। जी। वो चीज़, वो डिस्प्यूटेड जो हाथ में लिखा हुआ था ना, वो नहीं था। ओके, मैंने क्या दिया रिपोर्ट में, ये हैंड राइटिंग तो उससे मैच नहीं हो रहा है, वो पहला रिपोर्ट का है। मैंने जो दूसरा रिपोर्ट दिया था उसमें मैंने डिस्प्यूट किया कि जो फोरेंसिक लैब जो रिपोर्ट दिया है उसमें कैरेक्टर्स ही नहीं जो वो बोल रहे हैं कि हम देखें इसमें। ओके। वो जो बुक वो यूज़ किए हैं वही बुक मैं भी देखा हूँ जी। ना, ओम राम जय जय राम करके। लेकिन वो उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है, पूरा जो कैरेक्टर्स ये हाथ में लिखा हुआ है ना, वो सब के सब कैरेक्टर्स वो उस बुक में देखे हैं और सेम आ रहा है। दैट इज प्राइमा फेसी। जी। उसके अलावा मैंने जो रिपोर्ट दिया था, इट्स हाईली इम्पॉसिबल टू राइट लाइक दिस। एंड मैं रिपोर्ट में ये भी लिख दिया था कि एक स्किन स्पेशलिस्ट का रिपोर्ट इन दिस मैनर माइट बी रिलेवेंट। ओके। क्योंकि मैं जो स्किन के बारे में मैं बात किया, मैं उसका एक्सपर्ट तो है नहीं, मैं सिर्फ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हूँ। कोर्ट को ये ना लगना चाहिए कि आई एम गोइंग बियॉन्ड माई ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, मैं पूरा उसको सस्पिशियस से लिख दिया मैंने। उसके साथ मैं बोल दिया कि स्किन स्पेशलिस्ट का आप चाहें तो एक रिपोर्ट ले लो। 16 ईयर्स ये केस चला। अभी 6 मंथ्स पहले ये जजमेंट आया कि द फैमिली इज एक्विटेड। ओके। जो नाम पूरा फैमिली का नाम लिखा हुआ था ना, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर डेथ। लेकिन अभी दूसरा एफआईआर रजिस्टर हुआ है। दूसरा एफआईआर किस बारे में? जिसने लिखा है ना जी, उसके खिलाफ। मेरा वही सवाल था। वो अभी चालू है। हाँ। ठीक है। सो लाइक दिस वाज वन सच केस। आफ्टर 16 years द फैमिली गॉट जस्टिस। मतलब जो इनोसेंट थे वो एक्विट है। इनोसेंट मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फैमिली डिड नॉट कॉज एनी स्ट्रेस, एनी हैरेसमेंट, वो मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं। लेकिन ये जो राइटिंग सैंपल जो था वो लड़की का था नहीं। ओके। उतना ही फोरेंसिक्स अप्रोच का जी। क्वेश्चन जो है उसको आंसर करना पड़ेगा। सो इन दिस केस देयर वाज अ इनोसेंट वाज एक्विटेड। ओके। लेकिन कन्विक्शंस के बारे में हम जब बात करेंगे, बहुत सारा केसेस में मैं प्रोसिक्यूशन विटनेस हूँ। मान लीजिए कोई कोस्टल बेल्ट में ना कम्युनली सेंसिटिव एरियाज हैं। एक चीज़ ऐसा हुआ था, किसी भगवान का फोटो लेके, फेस को लेके कोई न्यूड बॉडी में लगा के वो वायरल कर दिए थे। उसके ऊपर कोई केस लगा था। हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि कौन सा डिवाइस से वो ट्रांसमिट हुआ है। पुलिस हैड सम सस्पेक्ट्स। ओके, दे हैड कॉन्टेक्टेड द सोशल मीडिया। ओके, दे गॉट द आईपी। उसके हिसाब से 3-4 मोबाइल्स को वो सीज करके लेके आए थे। वो हर 3-4 मोबाइल में वो डेटा था।
लेकिन कहाँ से शुरू हुआ ये वो प्रश्न था। उसका तय तक जाना जरूरी। हाँ, सो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। हमने चारों फोन्स का ना एक्सट्रैक्शन कर लिए और जो चीज़ अभी डिस्प्यूट है वो चीज़ टाइम स्टैम्पिंग बोलते हैं हम, टाइम स्टैम्पिंग एंड डेट स्टैम्पिंग, विच वॉज द अर्लीस्ट टाइम स्टैम्पिंग जो डिवाइस में था, दैट इज द फर्स्ट डिवाइस ऑफ हैविंग दिस फोटोग्राफ ऑन द डिवाइस। उसके अलावा हमको नेटवर्क लॉग्स भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ जो है उसको नेटवर्क में ट्रांसमिशन होने के लिए कोई एविडेंस है कि नहीं, उसको भी हम ट्रैक करके पूरा हम रिपोर्ट निकालें कि ये जो फोटोग्राफ है इस डिवाइस में पहले लैंड हुआ है, मतलब क्रिएट हुआ है, उसके बाद में नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडकास्ट हुआ है, दैट हैज़ बीन डाउनलोडेड बाय अनदर 3 people, they have again circulated among other people करके, that was the report which had given. In that case there was a conviction taken by the CCB of that particular district. So ऐसा बहुत केसेस में ना इनोसेंट्स का एक्विटल भी हुआ है, क्रिमिनल्स को कन्विक्शन भी हुआ है। कई सारे केस रेप के और मर्डर के भी आते हैं, तो इसमें फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से काम करता है? पहला एविडेंस इस केस में जो होता है दैट विल बी वेरी सिग्निफिकेंटली इन द रेप केसेस बायोलॉजिकल एविडेंस। ओके, बायोलॉजिकल एविडेंस का मतलब जो इवन बॉडी से जो भी चीज़ निकलता है ना जी, यूरिन, सलेवा, हेयर स्ट्रैंड्स, सीमन, स्किन का मतलब ये है स्वेट जो होता है ना जी, वो नेल में कभी कभी नेल स्क्रैपिंग से मिल जाता है। मतलब बायोलॉजिकल एविडेंस का मतलब ये है इवन बॉडी से जो भी निकलता है ना, स्पर्म, सीमन, स्पर्म, वो सब आ जाता है उसमें जी, बायोलॉजिकल सैंपल्स में आ जाता है। सो इन एनी रेप केस दिस बिकम्स अ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एविडेंस। ओके, रेप हुआ है कि नहीं वो बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन वो पता कर लेंगे किसने किया है। ओके, वो प्रूव करने के लिए जी, शायद लड़की की नेल में जी, ओके जो ऑफेंडर है उसका कुछ सैंपल मिल सकता है, इनका कोई ऐसे खरोच वगैरह हाँ। लगे। सो इस लड़की का जो हेयर सैंपल्स है ना वो उस अक्यूज का ड्रेस पर मिल सकता है। जी, लड़की का जो प्यूबिक हेयर होता है ना वो हेयर उसका कपड़े में मिल सकता है। मिल सकता सो केसेस अलग अलग तरीका भी हो सकता है, सब्जेक्टिव होता है। जी, ओके, एंड इन सम केसेस जो यूज्ड कॉन्डम भी मिल सकता है। जी, नॉट इन ऑल द सेक्सुअल ऑफेंस केसेस ओके कॉन्डम होना ज़रूरी है हमेशा, दैट इज नॉट द ओनली एविडेंस। ओके, सो इन सम केसेस वो भी मिल जाएगा। ओके, अगेन कितना दिन के बाद ये रिपोर्ट हुआ है, वो कौन सा कंडीशन में है सैंपल एग्जामिनेशन करने के लिए, व्हाट इज द एनवायरनमेंट जो एक्सपोज हुआ है, एसी का एनवायरनमेंट में या बाहर के धूप में वो हुआ है, वो सब अलग अलग चैलेंजेस पोज करता है। लेकिन रेप केसेस में दिस बिकम्स द फर्स्ट इज द बायोलॉजिकल एविडेंस। उसके साथ कोई भी क्राइम सीन में फिंगरप्रिंट्स, लिप प्रिंट्स, शू इम्प्रेशंस, डिजिटल एविडेंसेस, सीसीटीवी, वो सब हर केस में हम देखने के लिए हो जाएगा। मर्डर केसेस में मर्डर वेपन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट जिसको यूज करके वो मर्डर किए हैं। इट कुड बी एनी नाइफ, गन, या कोई लकड़ी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब व्हाट इज द वेपन टू कमिट द मर्डर, एंड इन सम केसेस द मर्डर वेपन इज नॉट फिजिकल, केमिकल। ठीक है, कोई जहर भी मिला के कर सकते हैं, तब वो बनेगा टॉक्सिकोलॉजी का केस। कोई बार इंजेक्शन भी लगाया जाता है। हाँ, सो तब ये केस जो है वो एविडेंस जो है वो टॉक्सिकोलॉजी का सैंपल बन जाएगा। ओके, ठीक है, लेकिन अगर कोई वेपन है मर्डर वेपन वो बैलिस्टिक डिवीजन में चला जाएगा। मैं बोला ना शुरू में अलग अलग ब्रांचेस होता है फोरेंसिक्स का। सो इन दिस काइंड ऑफ केसेस द वेपन गोज टू द बैलिस्टिक डिवीजन। यही वेपन यूज करके वो मर्डर किया है कि नहीं, दिस डिपेंड्स अपॉन वुंड एनालिसिस। जी, ओके, कितना डेप्थ में गया है, क्या क्या वो कट कर लिया अंदर, ओके, वो सब
मेडिकल ट्रेन डॉक्टर से मारा गया है। हाँ, मेडिकल डॉक्टर वो कंफर्मेशन देगा। जी। बॉडी को एग्जामिनेशन करने के बाद मेडिकल डॉक्टर वो कंफर्मेशन देगा। अच्छा। अगर वो वुंड इस वेपन जो है इससे हो सकता है कि नहीं, वो बैलिस्टिक डिवीजन कंफर्मेशन करेगा। सही। ओके, तब वो पूरा मिला के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक चार्जशीट फाइल करेगा कि वुंड एनालिसिस भी कर लिए, बैलिस्टिक का रिपोर्ट आ गया, यही वो चीज़ है जिसको यूज करके वो उसको मर्डर किया गया, तो वो रिपोर्ट तब चार्जशीट में ना वो मेंशन करेंगे। जी सर, परफेक्ट क्राइम ये थ्योरी बताई जाती है, क्या आपके हिसाब से ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि कई सारे केसेस जो है वो अनसॉल्व रह जाते हैं। सही है। परफेक्ट क्राइम फॉर एन इन्वेस्टिगेटर इट इज़ अ रॉन्ग टर्म टू बी यूज्ड। हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट क्राइम का मतलब क्या है? जिस केस में कोई भी एविडेंस है नहीं। सही है, उसको बोला जाता है परफेक्ट क्राइम। मुझे आप बोलिए, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस या इन्वेस्टिगेटिव जूरिस्प्रूडेंस में हम ये पढ़ते हैं, ये देखते हैं, ये सुनते हैं कि ऐसा कोई क्राइम नहीं हो सकता है जिसमें एविडेंस ना हो। हर क्राइम में कोई ना कोई एविडेंस होना जरूर होता है। हाँ। होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो भी इन्वेस्टिगेटर उस केस में हाजिर हुआ है वो उस एविडेंस को देख पाता है कि नहीं। अच्छा। ओके, इसीलिए मैं सेशन में भी बोलता रहता हूँ, डोंट गिव द क्रेडिट टू द क्रिमिनल। किसी क्रिमिनल को ना ये मत क्रेडिट दो कि तुमने परफेक्ट क्राइम किया हुआ है, लेकिन आप क्रेडिट ले लो उस क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करके। आप अपना क्रेडिट ले लो कि ऐसा क्राइम को मैंने सॉल्व किया है। सो हु इज बेटर? ओके, इन्वेस्टिगेटर इज द बेटर वन। सो ऐसा जब भी हम बात कर लेते हैं क्राइम सीन परफेक्ट क्राइम, उसका मतलब सिर्फ ये है जो बंदा वो क्राइम किया हुआ है वो दिमाग ज़्यादा यूज़ किया है। जी। जो इन्वेस्टिगेटर उस क्राइम पे गया है उसका दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। जी। तब क्राइम परफेक्ट क्राइम सीन या परफेक्ट क्राइम करके हम बोल सकते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट अ परफेक्ट क्राइम। जब इन्वेस्टिगेटर स्मार्ट हो, इंटेंशन क्लियर हो, तब कोई भी क्राइम ऐसा नहीं बोल सकता है कि वो परफेक्ट क्राइम है। सर, इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो फॉरेंसिक साइंस की वजह से उजागर हुए, आरोपी जो है वो सामने आया। आपके हिसाब से अगर कोई एक केस ऐसा बता सकते हो आप, भले आपके पास वो केस ना हो लेकिन वो परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है? आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ दाभोलकर, पंसारे एंड गौरी लंकेश। इन तीनों का मर्डर हुआ था। जी। ओके, एंड लगभग 2 साल के बीच में ये तीनों मर्डरर्स, इट वॉज अ शूटिंग केस। कोई रैंडम पीपल आ जाते हैं, शूट करके चले जाते हैं। द लास्ट मर्डर वॉज ऑफ गौरी लंकेश जो कर्नाटका में मार गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस भी कर रहे थे और कर्नाटका पुलिस भी कर रहे थे। उस केस में ना ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। ओके, टू लुक एट द विक्टिम, वो गाड़ी पार्क कर रही थी, 2 लोग बाइक में आ गए, शूट कर भाग गए, बस। कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। नाइट में हुआ था, गाड़ी नंबर नहीं, चेहरा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन पुलिस टुक सम टाइम, नो डाउट, टाइम तो ले लिए। उसके बाद ना बेस्ड ऑन टावर लोकेशन एंड टावर डंपिंग, जितना भी फोन्स वो टावर में कनेक्ट हुआ है वो सब डंप ले लेते हैं उस टाइम का। वो पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं पुलिस लोग, हजारों नंबर्स, उस हर नंबर को वो सेपरेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ऐसा ए नंबर कब से चालू है, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर है जो अभी अभी एक्टिवेट हुआ है, वो सडनली आउट ऑफ सिटी का इधर आ गए हैं, वो सब एनालाइज करने के बाद उसको ऐसा क्लू मिल जाता है जो नंबर अक्यूज का उस केस में था। लेकिन वो अक्यूज को जब पकड़े उसका वेपन भी सीज हो गया, लेकिन वो वेपन ये है कि नहीं। सी व्हेन यू शूट, उसका जो ब्लैंक कार्ट्रिज होता है ना, वो बाहर आ जाता है। बुलेट तो आगे जाएगा,
उसका जो यूज कार्ट्रिज है वो बाहर आ जाएगा। वो कार्ट्रिज एग्जामिनेशन के हिसाब से एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि वेपन एक ही है या दो अलग अलग वेपन है। ऑन द सिग्नेचर, मतलब हम बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ द कार्ट्रिज, उसके हिसाब से द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हैपन टू शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्ट्रिज। तब उसको पता हुआ कि दोनों केस में एक ही वेपन यूज हुआ है। अच्छा, ठीक है। अदरवाइज कर्नाटका पुलिस जिसको पकड़ा था वो सिर्फ गरुड़ लंकेश का केस में पकड़े। अभी तक जो दावोलकर और पंसारे का जो विक्टिम आई मीन अक्यूज थे दे आर अनट्रेसेबल, सो फार इट वाज अनट्रेसेबल। जब वो उधर पकड़े, जो वो कार्ट्रिज का जो सिग्नेचर था ना उसको सिमिलरिटी इधर भी देखें, तब तीनों केसेस सॉल्व हुआ। दैट इज वन गुड एग्जाम्पल इन द रिसेंट डेज व्हिच यू कैन सी। अदरवाइज तो जो पुलिस बोलते हैं ना HBT केस, हाउस बर्गलरी थेफ्ट, ओके, लाइक वो दरवाजा तोड़ के बर्गलरी करके उसको HBT केस बोलते हैं। सो ऐसा केसेस में क्या होता है, पुलिस विल हैव सम पैटर्न। ये जो गैंग है वो ऐसे ही घरों को ट्रेस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जो सिंगल लेडी हो या ओल्ड एज पीपल हो, बैचलर्स हो। दैट इज अ ट्रेंड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोडस ऑपरेंडी। जी, ओके। सो वो पुलिस समझ के ये बोलेंगे ऐसा केस इधर हुआ है तो सिमिलर केस उस लोकेशन में भी हुआ है, शायद एक ही गैंग हो सकता है। सही। ओके। सिटीज में ना एक गैंग ऐसा हुआ था, धड़ धड़ गैंग बोल रहे थे उसको। दे आर नोन फॉर धड़ धड़। जी, कहाँ की बात है? हर स्टेट में ये केसेस रिपोर्ट हुआ है, हर केस। लेकिन वो सब एक पर्टिकुलर लोकेशन से बिलोंग करते हैं। लेकिन धड़ धड़ केस क्या होता है ना, वो गाड़ी आप सिग्नल पे रुका हुआ है गाड़ी, जो सिंगल ट्रैवलर होते हैं ना उसको आइडेंटिफाई करेंगे, टारगेट करेंगे ये गैंग। आप फोन कर करके आप क्या करेंगे, अपना फोन अपना सीट पर रख देते हैं, नॉट जस्ट द फोन, कोई भी वैल्यूएबल्स, जी, ठीक है, सीट पर आप रख लेते हो। जब सिग्नल ग्रीन निकलेगा तब अचानक कोई आदमी आके आपको गाड़ी का टकरा के वो गिर जाएगा। आपको लगता है कि अरे मैं क्या किया, मैं तो ग्रीन सिग्नल इधर देख रहा हूँ, कहाँ से आ गए। तब वो बोल रहा है अरे यार आप मुझे ये कर दिए कि विंडो नीचे करो करके वो बोल रहा है। तब नीचे कहा सब ठीक है भैया, कहाँ से आ गए, आप बात करते रहते हो। सही है, क्या हुआ? हाँ, इस साइड से और एक बंदा आएगा, ढाट 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 ढाट, चलो चलो निकल गया सिग्नल, चलो चलो। आप जब इधर मुड़ते हो ना तब उस बंदा मोबाइल और वैल्यूएबल लेके पीछे जाएगा। ये जो मोडस ऑपरेंडी है जी, वो दैट वाज ऑल इंडिया फेमस मोडस ऑपरेंडी। हर सिटी में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुआ था। सो पुलिस गॉट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट वन पर्टिकुलर गैंग डूइंग दिस, और उसके बाद में बहुत सारे लोग सीख लेते हैं ना इससे। जी, सो इन दैट केसेस इन इनिशियल स्टेजेस पुलिस हैपन टू ट्रैक वो कहाँ के लोग हैं, कहाँ ये कर लिए करके, ऐसा बहुत सारा केसेस सॉल्व हो चुका है। सो इट ऑल्सो गिव्स इम्पोर्टेंस फॉर द पुलिस डेटाबेस टू बी शेयर्ड फॉर ऑल इंडिया लेवल। अभी हमारा ऑल इंडिया लेवल में ना समथिंग कॉल्ड एज CCTNS। CCTNS एक प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट है। जो क्रिमिनल डेटाबेस जो होता है ना वो सब पुलिस स्टेशन शेयर करते हैं। सभी स्टेट का जो डेटाबेस होता है ना हर स्टेट को वो शेयर हो जाता है। अगर कोई क्राइम पुणे में रिपोर्ट हुआ, उस फिंगरप्रिंट या उस एविडेंस को अगर हम वो पोर्टल में डाल दिए, कोई भी स्टेट पुलिस का सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स वो चेक करके बता सकते हैं कि उसका डेटाबेस में भी ऐसे कुछ हुआ है कि नहीं, कोई कॉम सिमिलरिटीज हुआ है कि नहीं। बिकॉज ऑफ द CCTNS प्रोजेक्ट ना सब डेटाबेस अभी चालू में है। सर, कोई भी जब ऐसी वारदात घटती है तो आपके पास एविडेंसेस आते हैं, तो बेसिकली कितना टाइम लगता है आपको रिसर्च करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए? रिपोर्ट कब तक आना चाहिए? सपोज द सैंपल्स जो है, मान लेते हैं कि कोई केमिकल सैंपल्स है या बायोलॉजिकल सैंपल्स है। केमिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स को ना उसको सैंपल प्रिपरेशन हैज़ अ सेपरेट प्रोसेस। मतलब कुछ भी आप ड्राई सरफेस पर एक
ट्रेस मिल जाएगा ब्लड का आपको। वो ब्लड हुआ होगा लगभग 10-15 डेज का पहले का ब्लड हो सकता है। आपको वो वॉल पर देख लिया उसको, आप क्या करेंगे, कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करके वो स्क्रैपिंग लेके आप लेके आ जाएंगे। लेकिन वो जो स्क्रैपिंग है उसमें पेंट भी मिला हुआ है, वॉल पेंट, बिल्कुल, फिर उसमें वो मिट्टी भी मिला हुआ है। सो वो सैंपल हमको जो एग्जामिनेशन के लिए चाहिए उसको हम सेपरेशन करना चाहिए। दैट इज द टेक्निकल प्रोसेस इन्वॉल्व। सैंपल्स प्रिपरेशन हैज़ अ डिफरेंट चैलेंज, डिफरेंट टाइम फ्रेम, एंड वो सैंपल सेपरेशन होने के बाद या प्रिपरेशन होने के बाद जो आप टेस्ट करते हैं ना, वो क्या टेस्ट कर रहे हैं आप? अगर आप ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट कर रहे हो या डीएनए एनालिसिस कर रहे हो, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन। इन एनी गिवन केस ऑन एनी गिवन सैंपल, मान लीजिए 6 to 8 days maximum for any category of evidence to be examined. लेकिन 6-8 days में आपको रिपोर्ट नहीं आता है कोई भी फोरेंसिक साइंस लैब में से, क्योंकि 6-8 days कंटिन्यूसली कोई भी एक केस पर काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, अलग अलग केसेस आता रहता है, अलग अलग डाइवर्शन होता रहता है, इसीलिए वो पूरा का पूरा प्रोसेस डिले हो जाएगा। अदरवाइज नेट 6 to 8 days इज व्हाट द मैक्सिमम टाइम, बी इट बिफोर फिंगरप्रिंट केस भी हो, सिग्नेचर केस भी हो, मोबाइल एक्सट्रैक्शन का भी। मोबाइल एंड डिजिटल केसेस वो ज़्यादा टाइम लेता है। अच्छा, ओके, केमिकल एग्जामिनेशन, बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वो सब 6 to 8 days में हो सकता है। ओके सर, अभी क्राइम के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी आती है, तो किस आपके हिसाब से ऐसे कौन सी मूवी है, आप मूवी देखते हो? हाँ जी, तो आपके हिसाब से ऐसे कोई मूवी बता दीजिए दर्शकों के लिए कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये सब इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है, हिंदी हो, किसी भी लैंग्वेज में। आई डोंट रिमेम्बर द मूवी नेम्स, लेकिन प्रॉब्ली आई रिमेम्बर द मूवी क्लिप्स। ओके, बट एक ऐसा मूवी आया था दृश्यम जी, ओके, जो पार्ट 1 में द हीरो क्रिएट्स अ कोलैबोरेटिव एविडेंस। ओके, उसमें मटेरियल एविडेंस के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किए पार्ट 1 में जी। शायद पार्ट 2 में मटेरियल एविडेंस का सैम्पलिंग टेक्निक्स या उसको प्रिजर्वेशन, वो उधर से कुछ चोरी होके वो अलग बात है, लेकिन उधर तक जो भी वो दिखाया है ना, लगभग इट इज वेरी क्लोज टू व्हाट वी डू एज अ एक्चुअल केसेस। मतलब कोई CBI CID सीरियल्स भी हम देखते रहते हैं, उसमें एक कैरेक्टर होगा सालुंखे, डॉक्टर सालुंखे, बहुत सारे लोग समझते हैं कि फोरेंसिक से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रियलिटी में एक ही बंदा हर केस में काम नहीं कर सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ऐसा वाला सीरीज में क्या दिखाते हैं, एक ही बंदा पूरा का पूरा केसेस सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं होता है। दे आर गुड एग्जांपल्स ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच एंड आल्सो नॉट the realistic approach of how the forensic activity would happen. हर एक्सपर्ट दृश्य में हो गई, और कोई मूवी है? मुझे अभी मूवीज का डॉक्यूमेंट्री का स्पेसिफिक नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई हैव सीन इन द रिसेंट डेज दैट एंड देयर वाज दिस मूवी कॉल्ड फोरेंसिक्स। फोरेंसिक नाम ही फोरेंसिक्स है। ओके, एक मूवी मलयालम में भी है, एक मूवी हिंदी में भी है। अच्छा, ओके, उसमें भी अच्छा सा अप्रोच वो दिखाए हैं, आई मीन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ केस, जिस उसमें जो दिखाया हुआ है ना, दैट इज क्लोज टू रियलिटी। अच्छा जी, अभी इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है इस डिपार्टमेंट में, आपको क्या लगता है? क्योंकि बाहर के डिपार्टमेंट, बाहर के देश के जब हम देखते हैं, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं या फिर कई सारी न्यूज़ में हम देखते हैं, लेकिन इंडिया किस स्थिति पर है? India is in the transformation phase. Okay, when we say transformation, in the past 3 years, आप forensics का development देखते हो, which has not happened in the past 50-60 years. अच्छा, okay, लेकिन it's also proportionate to the crime rate and nature of crime also. It is not required. अगर कोई सिटी कोई में क्राइम ही नहीं है, फोरेंसिक लैब से तो करके क्या करोगे आप? अच्छा, फोरेंसिक लैब तब चाहिए जब आपको क्राइम रेट हाई है, उसको क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए आपको, तब आएगा। लेकिन आजकल ना बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रहा है,
मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स आ रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में रीजनल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज आ रहा है, द इक्विपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर गेटिंग अपग्रेडेड, इक्विपमेंट्स आर हाईली सोफिस्टिकेटेड, उसका सैंक्शनिंग मिल रहा है, एंड देयर आर डिफरेंट सेंट्रल प्रोजेक्ट्स के जिसमें से कंपल्शन ये है, आप मुझे बताओ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था, पुलिस का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट के अंदर हर कमिश्नरेट या हर डिस्ट्रिक्ट में सीसीटीवी लगाना वो प्रोजेक्ट था। जी। किस लिए चाहिए था वो सीसीटीवी? लास्ट 50 ईयर्स 60 ईयर्स कोई सीसीटीवी था ही नहीं। वही सीसीटीवी अभी रिक्वायर्ड है जी। बिकॉज आज का जो क्राइम है, नेचर ऑफ क्राइम, आज का जो रिस्क है, आज का जो थ्रेट्स है, उसके हिसाब से पुलिस सीसीटीवी लगा ली है। अच्छा। उसी के हिसाब से फोरेंसिक लैब सेटअप्स भी आ रहे हैं, मोबाइल यूनिट्स भी आ रहा है, आरएफएसएस भी आ रहा है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फोरेंसिक कैपेबिलिटीज ट्रेनिंग्स भी हो रहा है, एंड रिक्रूटमेंट्स ओके वो भी हो रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें अलग अलग स्टेट में अलग अलग मुद्दा होता है उसमें, नॉट ऑल द स्टेट्स हैव अ कंप्लीट फोरेंसिक सेटअप, मतलब फॉर कंप्लीट फोरेंसिक स्टाफ स्ट्रेंथ। ओके, हर इन सम स्टेट्स में ना इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा भी नहीं है। लाइक दैट नाउ इन जनरल इंडिया फॉर फोरेंसिक्स इज इन ट्रांसफॉर्मेटरी फेज। शुक्रिया सर, बहुत आपने वक्त दिया, और कल भी एक इंटरव्यू हुआ था, आज भी आपने बहुत सारा वक्त दिया, शुक्रिया। नमस्ते।